ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। सबसे पहले हमने क्या किया कि डायग्नोसिस इस्टेब्लिश किया, फ्लूइड रिससिटेशन की, ये देखे बगैर पेशेंट किस हाल में है, ठीक है, उसकी जो हालत है ना उसको ठीक करना है सबसे पहले, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, पेशेंट शॉक की तरफ जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना होना चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपको सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, उनको हमने ट्रीट जो है वो डिटेक्ट करके करना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। तो इसमें जो मेजर आपकी आती है, मैंने आपको बताया, जो माइल्ड पैंक्रेटाइटिस होता है उसको हम स्पोर्टिव ट्रीटमेंट से मैनेज कर लेते हैं। तो वो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है क्या? उसमें सबसे पहले आता है नथिंग पर ओरल। नथिंग पर ओरल क्या है कि हमने पैंक्रियाज को रेस्ट देनी है, ठीक है, पैंक्रियाज को हमने रेस्ट देनी है। क्यों रेस्ट देनी है? क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ख़राब हुए हुए हैं, हम खाना देंगे तो वो और हालत बिगड़ जाएगी, पैंक्रियाज को और काम करना पड़ेगा। तो नथिंग पर ओरल, ठीक है। फिर क्या है? फ्लूइड रिससिटेशन। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि फ्लूइड रिससिटेशन में हमने जो है उसको फ्लूइड देना है, ठीक है। फिर आईवी फ्लूइड्स में हम रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन देते हैं। जो हमारा होता है दूसरा नॉर्मल सेलाइन, वो इसमें हम नहीं देते, उसकी वजह से पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दिया। पेशेंट हाइपोक्सिया की तरफ गया हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि पेशेंट जो है उसके अंदर आर्ट्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? पल्मनरी जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर थ्रोम्बोस फंस जाता है, उसकी वजह से पेशेंट हाइपोक्सिया की तरफ गया होता है। तो पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, फिर पेशेंट को जो है वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी है इन केस ऑफ सर्ज, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमने मेंटेन करना है जो पेशेंट का ख़राब हुआ हो सकता है ड्यू टू फ्लूइड लॉस, ठीक है। सेंट्रल वीनस लाइन और यूरिनरी कैथेटर हमने डाल देना है। ये क्यों हम देते हैं? ताकि जो पेशेंट्स में शॉक हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। फिर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट होती है कि एक कैटाबॉलिक स्टेट चल रही है पेशेंट की बॉडी में, सारी चीज़ें टूट टूट फूट रही हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने जो है पेशेंट को, क्योंकि उसकी बॉडी की सारी एनर्जी वेस्ट होती जा रही है, उसकी सारी प्रोटीन्स लिपिड सारा कुछ ख़त्म होता जा रहा है, तो उसको खाने की ज़रूरत है, कैटाबॉलिक स्टेट है, तो खाना उसको ज़रूर देना है। अब खाना तो उसके मुँह से नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हमने एंट्रल रूट से जो है आपका एंट्रल रूट से ही आपने प्रेफर करना है। ये आपका एमसीक्यू बनता है, अर्ली एंट्रल फीडिंग, ठीक है। इसमें आप जो है वो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से दोगे सबसे पहले खाना डायरेक्टली जो है इनटू द स्टमक, ठीक है, वो आप फ्लूइड्स की फॉर्म में दोगे, ताकि पेशेंट की जो कैटाबॉलिक स्टेट है उसको हम ओवरकम कर सकें, ठीक है। और जैसे ही पेशेंट की पेन रिलीव होती है, क्योंकि हम एनाल्जेसिया देते हैं आगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, तो पेशेंट की जैसे ही पेन रिलीव होती है, नॉज़िया रिलीव होता है, तो हमने साथ ही पेशेंट की जो ओरल फीडिंग है उसको रिज्यूम कर देना है, ठीक हो गया। तो पहले नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, उसके बाद ओरल फीडिंग, जैसे जैसे जितना जल्दी हो सके करना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो हमारा जो है पैरालिटिक आइलियस केस हो गया है, तो उसके अंदर हमने नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन कर देनी है सारी कंटेंट्स की, ठीक है। और अगर हमारा जो है आइलियस होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, पैरालिसिस हो चुकी है वहाँ पे, ठीक है, इर्द गिर्द जो हमारी पैंक्रियाज के इर्द गिर्द कॉलोन है, ठीक है, या हमारी इंटेस्टाइन है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया उसने, खाना अंदर नहीं जा रहा, तो हमने सारा उसको बाहर निकालना है, नेज़ोगैस्ट्रिक जो है एस्पायरेशन करनी है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का प्रोफिलैक्सिस क्यों देना है? मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें छोटे छोटे एम्बोलस जाके हमारे पल्मोनरी वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये दे दिया, तो ये स्पोर्टिव मैनेजमेंट होती है, इससे पेशेंट ठीक हो जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमने देनी होती है। फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर आपने याद करना है तो वो दो चीज़ें तो ज़रूर याद करनी है। एक एनाल्जेसिक्स है जो कि पेशेंट की पेन रिलीव करेंगे। कहते हैं कि मॉर्फिन से ज़्यादा अच्छी जो है फेंटेनाइल और मैप्रिडीन है। ये पेशेंट की जो पेन हो रही है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा है, इंटेंस पेन है, उसको रिलीव करेंगे। फिर आपकी आती हैं ऐसी, अब हम आईवी, अब पूछा जाए कि आईवी हम जो है आईवी एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं देते, पेशेंट को डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स जो है इस तरह की क्यों देंगे? क्योंकि आईवी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो पेंट्रेट नहीं कर सकती नेक्रोटिक टिश्यू को, तो ऐसी ऐसी ड्रग्स देनी चाहिए जो नेक्रोटिक टिश्यू को पेंट्रेट करें। सो दीज आर द कार्बापिनम्स, क्विनोलॉन्स एंड मेट्रोनाइडाजोल। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है वो इमीपेनम है, ठीक है। इमीपेनम क्या होता है? ये हम देते हैं, हम सीटी स्कैन पे पेशेंट को देखा, ठीक है, सीटी स्कैन पे पेशेंट की जो है पैंक्रियाज को देखा और हमें नज़र आया कि वहाँ पे नेक्रोसिस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीटी स्कैन से नेक्रोसिस का पता चलता है। अगर तो ग्रेटर देन 30% जो है नेक्रोसिस हो चुकी है, तो हमने प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स इमीपेनम देकर उसके बाद जो है क्या करना है कि परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी करनी है, ठीक है, परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी करनी है। उसके बाद क्योंकि पेशेंट के अंदर इंसुलिन की कमी हो चुकी है पैंक्रियाज ख़राब होने की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो हमने इंसुलिन दे देनी है।
और अगर पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया की स्टेट जा रही है, जो कि मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस में बताया था, तो उसकी केस में IV कैल्शियम इंजेक्शन दे देना। ठीक हो गया। अब ये जो ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन सब कुछ है, ये मैंने 3 बुक्स से मिला के जो है बनाई है, एक अलग पे अलग नोट्स बनाया है, ताकि यहाँ से आप इजीली याद कर सकें और आपको मल्टीपल बुक्स जो है उनको ना पढ़ना पड़े। ठीक है। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो अगर आपको कोई लग रही है ड्रेनेज बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो एंडोस्कोपिकली ड्रेनेज करेंगे। ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर स्फीयर इन्फेक्टेड पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस या एब्सेस है, तो उस केस में आप करते हो MIRP। MIRP क्या होता है कि मिनिमली इन्वेसिव रेट्रोपेरिटोनियल पैंक्रियाटिक न्यूरोसेक्टमी। ठीक है। इस केस में आप करते क्या हो कि जितनी भी नेक्रोटिक मटेरियल जमा हो चुका होता है पैंक्रियाज के अंदर, वहाँ पर सारा नेक्रोसिस हो चुकी होती है, उसको आप सर्जिकली सारा निकालते हो बाहर। ठीक है। डिब्राइड ऑल द कैविटीज़, सो मिनिमली इन्वेसिव रेट्रोपेरिटोनियल पैंक्रियाटिक न्यूरोसेक्टमी। ठीक है। और अगर तो पेशेंट पता चल रहा है आपको कोलेंजाइटिस और जॉन्डिस के साथ आ रहा है, तो आपने फिर जो कोलिडोकोलिथिएसिस है उसको ट्रीट करना है। तो ERCP, एमरजेंसी ERCP आपका डायग्नोस्टिक भी होता है, थेराप्यूटिक भी होता है। इस वजह से हम डायग्नोसिस में भी इसको लिखेंगे और थेराप्यूटिक में भी लिखेंगे। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप कोलेस्टेक्टमी करने की ज़रूरत है, तो आप वो कर लोगे। अगर सूडोसिस्ट बन चुकी है, तो उसकी आप ड्रेनेज करोगे 6 वीक्स के बाद। इसमें आप करते क्या हो कि सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी कर देते हो। ठीक है। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन तीनों चीज़ों की आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, ये नोट्स आपके बने होंगे, तो आप इजीली रिवाइज कर सकेंगे एट द लास्ट। सिस्टोगैस्ट्रो ये वाली जो मैंने आपको बताई है, इसमें आप करते क्या हो, देखें कि जो है सूडोसिस्ट जो होती है उसका और हमारे स्टमक के दरमियान में एक ओपनिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रेन हो जाता है और फिर हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है। इससे ये होता है कि जो भी हमारा पैंक्रियाटिक जूसेस हैं वो लॉस नहीं होते, वो हमारे स्टमक में चले जाते हैं और बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम जो है ये वाली प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं सूडोसिस्ट के केस में। और सूडोसिस्ट जो होती है ये एक दिन में नहीं बन जाती, इसमें जो है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जो एब्सेस होती है वो 4 से 6 हफ्ते बाद जाके बनती है। यहाँ पे इन्होंने पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस दिखाई हुई है, और CT स्कैन में जो हमें नज़र आ रही होती है ना, ठीक है, वो है डेविडसन की ये वाली जो है, ये देख ले एक दफ़ा पैथोजेनेसिस। ब्रेनसन्स क्राइटेरिया ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ये एक्चुअली आपका है बना हुआ कहाँ पर, स्टेप अप पे। ठीक है। टेबल भी वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये वाला भी जो है वो इजी ही है। इसमें इन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है, GA लॉ और C होब्स। ठीक है। इससे आप इजीली इसको याद कर सकते हो। इसमें एक्चुअली आपका सिवियरिटी ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में बताता है। सबसे पहले एडमिशन के ऊपर आपने लैब रिजल्ट्स लेने हैं और 48 आवर्स के बाद लैब रिजल्ट्स लेने हैं। फिर उसका ये डिफरेंट क्राइटेरिया है कि ग्लूकोज अगर 200 से ज़्यादा है, AST 250 से ज़्यादा है, LDH 350 से ज़्यादा है, एज 55 से ज़्यादा है, WBCs जो है वो 16,000 से ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा 48 आवर्स के बाद आपने जो लैब रिजल्ट्स लेने हैं, कैल्शियम लेवल 8 से कम हो गया मतलब हाइपोकैलिसीमिया है, हीमाटोक्रिट 10% से ज़्यादा कम हो गया है, ऑक्सीजन जो है वो 60 मिलीमीटर मर्करी से कम हो गई है, बेस डेफिसिट 4 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो गया है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, और जो यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया है, सिक्वेस्ट्रेटेड जो फ्लूइड लॉस हुआ है वो 6 लीटर से ज़्यादा हो चुका है। तो इसमें से आपने फिर जो है स्कोरिंग करनी होती है। ठीक है। ये वाली जो स्कोरिंग है इसको छोड़ दें, बस यही आपने याद रखना, GA लॉ। ठीक है। गाला आप याद करते हो, गाला और C होब्स। ठीक है। ये आपने जो है वैल्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है वो आपकी है ये वाली AST LDH वाली। ठीक है। ये आपने याद रखनी है। तो इसमें मोर्टेलिटी फिर होगी कि इतने स्कोर्स होंगे 0 to 2, मतलब इनमें से जो है 2 अगर होंगे तो 1% मोर्टेलिटी रेट होगा, अगर 3 to 4 होगा तो 15% मोर्टेलिटी रेट होगा, 5 to 6 होगा तो 40% होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो 100% मोर्टेलिटी रेट होगा। तो इस बेस पे हम स्वेरिटी के बेस पे जो है रेनसेंस क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। सेंटिनल लूप साइन जो होता है ना, इसमें होता क्या है कि पैंक्रियास के इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन की वजह से ना जो स्मॉल बाउल का रीजन होता है वो डायलेटेड हो जाता है। ठीक है। तो उसको कहते हैं सेंटिनल लूप साइन। और जो कोलॉन कट ऑफ साइन होता है उसमें होता क्या है कि जो एयर होती है सारी ये ट्रांसफर्स कोलॉन में, लेकिन दरमियान में एक कट पॉइंट आ जाता है जिसके आगे आपको जो है एयर मतलब ऐसा कटी हुई मिलती है, मतलब उधर रुक गई होती है। इट मीन्स दैट पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन की वजह से कोलॉन जो है वो अफेक्टेड हो चुका है।
ठीक है, तो वहाँ पे इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉलस्टोन्स, इथानोल आपने याद रखना है, और उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं जिससे पेशेंट प्रेजेंट करता है, इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, और ट्रीटमेंट क्या होता है।